नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं उनसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का विषय बहुत ही खास आपके बीच में है। आज डियर फ्रेंड्स, दो ऐसे क्वेश्चन जिनका स्टिक आंसर किसी के पास भी नहीं है। कोई इन दोनों प्रश्नों का आंसर स्टिक तरीके से कोई भी नहीं दे सकता कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई और भारत में जाति किसने बनाई। किसी के पास कोई स्टिक आंसर नहीं है। हाँ, जो दूसरा जो प्रश्न है, इस पे जो बहुत सारे जो नए बुद्धिस्ट हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, वो कह सकते हैं ब्राह्मणों ने जाति बनाई। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये कोई सही आंसर नहीं है कि ब्राह्मणों ने ये जातियां बनाई हो। कितनी जातियां हैं हमारे देश में, कितनी उपजातियां हैं, और ऐसा कौन सा ब्राह्मण था जिसने इतनी सारी जातियों के नाम फिक्स कर दिए हो और ये बोल दिया हो कि आप ये जाति है, आपकी ये जाति है, आपकी ये जाति है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी ब्राह्मण ने ये कहा हो। अब ब्राह्मणवाद लगा दिया, ब्राह्मणवाद, यानी कि अब ये जो नए बुद्धिस्ट हैं, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और विशेषकर उन लोगों ने हिंदू धर्म को टारगेट कर रखा है। ये आज से नहीं कर रखा, काफी दशक हो गए हैं इन लोगों कि इन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात यह है कि भारत को आज़ादी दिलाई किसने। किसी के पास कोई सटीक आंसर नहीं है। इसमें कुछ कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कोई कहेगा कि मुसलमानों ने भी साथ दिया, कोई कहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, और कुछ विद्वानों का कहना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अंग्रेजों की हालात खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने भारत को छोड़ दिया। यानी एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं कि कोई स्पष्ट शब्दों में ये बता दे कि उस व्यक्ति के कारण ये आज़ादी भारत को मिली है। तो जिस प्रकार से इस आंसर का किसी के पास जवाब नहीं है, इसी प्रकार ये जातियां किसने बनाई, इसका भी किसी के पास आंसर नहीं है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको विचार सही लगते हैं तो वीडियो को शेयर करें साथियों। तो जातियां किसने बनाई, किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं है। ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था कि नियर अबाउट जातियां उपजातियां 25-30 हजार के आसपास है। ऐसा कौन सा ब्राह्मण था कि सारे इकट्ठे किए और ये कहा हो भाई आपकी ये जाति है, आपकी ये जाति है। इतना किसका शब्दकोश था, और ब्राह्मणों ने किसके साथ ज्यादती की है, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ये डियर फ्रेंड्स, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ये बुक्स, ये नहीं कि ये बुक्स सारी की सारी प्रमाणों पर आधारित है।
इनमें बहुत कुछ झूठ फैलाया गया है। आप किसी एक राइटर की किताब को पढ़कर अपनी राय न बनाए, किसी एक व्यक्ति के स्पीच सुनकर अपनी राय न बनाए, नहीं तो लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से चलाना चाहता है हर कोई समाज को। लेकिन हम तर्कशील है, हमने डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा देखना होगा कि यहाँ सच्चाई कितनी सच्चाई है। अभी मैं डियर फ्रेंड्स 2025 से स्पेशल इसी काम पर हूँ। मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं, कितने व्यूज आते हैं या सोशल मीडिया से मुझे पैसा मिलेगा, नो। पैसा कमाना हो, मुझे पता है कौन सी वीडियो ज़्यादा चलती है, मैं वो वीडियो भी बनाना जानता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश का कल्चर समझना और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित कैसे रहे, इस विषय पर मंथन करना, यही मेरा काम है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। मैं किसी जाति को छोटी या बड़ी नहीं मानता। पहली बात, मैं जाति को मानता ही नहीं। और जाति को अगर सरकार खत्म करती है, यानी कि दस्तावेजों से जाति को हटाती है, तो डियर फ्रेंड्स वो सबसे पहला शख्स हरियाणा में मैं हूँगा इसका समर्थन करने वाला। और मुझे गर्व फील होगा कि इस जाति का त्याग कर दें जो अंग्रेजों ने परमानेंट ठप्पा लगा रखा है। और हर किसी ने होना चाहिए। जो हमारे गोत्र हैं, इन गोत्रों को मैं मानता हूं ये हमारी पूर्वजों की देन है। जो हमारे गोत्र हैं ये हमारे पूर्वजों की देन है। ये जो जाति है ये पूर्वजों की देन नहीं है। क्यों? और गोत्र बने कैसे डियर फ्रेंड्स? इसके ये गोत्र भी ब्राह्मणों ने नहीं बनाए कि ये गोत्र किसी ने, ब्राह्मण ने आपको ये गोत्र दिए। और गोत्र कैसे आए हैं इसका कोई एक सोर्स नहीं है कि इस तरीके से ये गोत्र आए हैं, इनका कोई एक सोर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मानवता का विकास हो रहा था, जिस प्रकार जंगलों में जो पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी झुंडों में रहते हैं, इसी प्रकार से आदमियों ने भी झुंडों में रहना ही शुरू किया है। घुमंतु होते थे भोजन की तलाश में, जैसे पशु पक्षी घूमते, ये भी घूमा करते थे। इनकी कोई जाति नहीं थी कि ये उस जाति के हैं, क्योंकि ये इतना विकसित था ही नहीं। तो इनके भी झुंड होते थे। जैसे सपोज करें, आप उस चीज को भी छोड़ दे, आप गली है, जैसे अपने गांव में गली होती है, एक गली में सपोज करें 10 कुत्ते हैं, एक गली में 10 कुत्ते हैं। अगर दूसरी गली का कुत्ता उस गली में घुसेगा तो घुसने नहीं देंगे। हालांकि वो जो 10 कुत्ते हैं उनका कोई प्लाट नहीं है, वहां पर कोई कब्जा नहीं है। तो अगर इनमें, मतलब जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में ये चीज है, तो मानव का दिमाग तो इनसे तो कई गुना एडवांस है। तो इसी प्रकार से ये भी झुंड में रहते थे। और झुंड में रहते रहते डियर फ्रेंड्स धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, ये बोलने लगे। और पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, अनगिनत भाषाएं हैं।
फौजी साहब ने साला पलट दिया कमेंट करके। ब्राह्मण ये तो नाश, ब्राह्मणों ने ये तो नाश कर दिया देश का। बड़ी दुख की बात यह है कि किसी ने यही नहीं पता ब्राह्मण है कौन। ब्राह्मण बेचारे शिक्षा दीक्षा दिया करते, शिक्षा दे देंगे और अपना उनका काम, ब्राह्मणों का क्या काम था। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी कि ये कोई जाति हो या किसी ने कागज में लिख रखा हो ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे किसी राजा महाराजा के इतिहास में लिखा ही नहीं है कि ये इसकी जाति है, अब इसका बेटा भी यही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सारा खेल अंग्रेजों के आने के बाद रचा जाने लगा। ऐसी ऐसी कहानियां बना दी, बोला अगर कोई शुद्र है वो ये सुन ले ना, वेद का अगर श्लोक भी सुन ले तो उसके कानों में कांच पिघला के डाल दिया जाता था। वेद सुनने से, और अगर किसी ने वेद देख लिया तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। वे अच्छे मतलब हाई लोग बसे हैं। किस किस तरह के थ्योरी लोगों ने देन लग रहे हैं और अपना खुद का ही सत्यानाश करने लग रहे हैं। जितने भी साधु संत हुए, डियर फ्रेंड्स, साधु संतों ने क्या प्रचार किया कि वे जात ना पूछ साध की पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीरदास का दोहा है शायद। मोल करो तलवार को पड़ी रहने दो म्यान। वो तो जाति पाति के खिलाफ थे, जितने भी साधु संत थे वो जाति के खिलाफ थे। और जनता ने क्या किया, उन्हीं को जातिवाद में लपेट लिया कि रविदास हमारा है, कबीरदास हमारा है, परशुराम हमारा है, धन्ना भगत हमारा है। अरे वो बेचारे भगत आदमी थे, भक्ति करया कर दे, जाति के बिल्कुल वे खिलाफ थे, लेकिन जनता ने उन्हें का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जितने भी डियर फ्रेंड्स महापुरुष हुए उनको जाति के हिसाब से कैच करने लगे लोग। और एक बड़ी जमा अचंभे की बात बताता हूं कि जो बिल्कुल ईव सही उत्तर आ गया भाई। यानी कहने का मतलब 1980 से पहले कोई जातिवाद नहीं था इस देश में। बीजेपी 1980 में बनी, उसने फिर ये जाति बनाई, और 1980 से पहला जो भी पैदा हो गया उनकी कोई जाति नहीं थी। वाह फौजी साहब, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार अपने ज्ञान से लोगों के दिमाग को प्रज्वलित करते रहे, बड़ा अच्छा लगता है। मजा ही आ जाया मन तो, क्योंकि फौजी साहब जिस दिन जुड़ जे नहीं एक मतलब आनंद इतना आ जाए अपन भाई। कोई ऐसी वैसी जगह से नहीं जुड़े हुए फौजी साहब, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, वहां की राजधानी जयपुर, जयपुर से जुड़े हुए हैं। और बहुत
ये बेशक डियर फ्रेंड्स कुछ भी लिखते हो, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की जाति नहीं देखते, किसी की जाति नहीं देखते, वो विचार देखते हैं, खुले दिल के व्यक्ति, स्पष्ट कहने वाले व्यक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब का। और भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन तक हम्बली रिक्वेस्ट करूँ यार, कमेंट करो, कम से कम एक व्यक्ति एक कमेंट करे, नहीं तो थोड़ा सा नु तो हो यार, हौसला तो बढ़े भाई। हाँ भाई साथी कम से कम जीने लग रहे हैं। मैं पूरा दिन यह पढ़ाई करूं और मैं कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं, मैंने पूरा दिन में यही चीज देखूं भाई लोगों ने के दिमाग में के भूसा बढ़ रहा है, अरे या किस तरह लिकड़ है, लेकिन लिकड़ को नहीं, मैंने इस बात का ही बेरा है। बट वही बात है, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाओ है, क्योंकि लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी अनाप शनाप किताबों में लिख देते हैं, अनाप शनाप भाषण दे देते हैं, अनाप शनाप बयान होते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो किसी की कोई जाति नहीं है, जाति वही है भाई, ये आदमी है, ये औरत है, और ये ट्रांसजेंडर है, मतलब जिसे जिन्हें हम वो बोलते हैं किन्नर। इसके अलावा तो कोई जाति है नहीं। बाकी सारा का सारा जो बवंडर रचा है उसमें सिर्फ ब्राह्मण दोषी नहीं है भाई, सारे दोषी हैं। सारे टोटल दोषी हैं इसमें, या फिर कोई दोषी नहीं है। जिस प्रकार से भारत की आजादी किसने दिलाई, या तो उसके सारे हकदार हैं या फिर कोई भी को नहीं। अगर भारत की आजादी में ये कहूँ अभी भगत सिंह का अगर नहीं होते तो क्रांति नहीं आती, तो ये भी गलत नहीं है। मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति कर दी, शहीद हो गए, तो उन्हें भी हम नहीं झुठला सकते कि भी वो फांसी नहीं टूटे, उन्होंने अंग्रेज की हत्या नहीं की। और डियर फ्रेंड्स, ये तो हीरो हैं, और नाम हमेशा हीरो का होता है, ये बात हमेशा याद रखना। शहीद होना, शहीद पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन नाम होता है जो हीरो होगा उसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर हम लें, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो नहीं की, स्थापना करने वाले तो दूसरे थे, राज बिहारी बोस थे, लेकिन उनका संचालन जो बाद में किया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उस फौज में, आजाद हिंद फौज में डियर फ्रेंड्स, कोई कहता है भी 26,000 सैनिक शहीद हुए। सभी का अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन नाम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होगा। क्यों? क्योंकि वो नायक थे, तो नाम हमेशा लीडर का होता है। काम करने वाले जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नाम चाहे कोई भी, ये नहीं कि आज़ादी की बात नहीं, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो उसमें नाम जो होगा उसका होगा जो लीडर है। चाहे कोई कंपनी है, मान लिया कि हमारे पास मोबाइल है, भी किस कंपनी का मोबाइल है, कंपनी के मालिक का नाम होगा। भाई कोई जियो का सिम चलाते हैं तो भाई अंबानी का ही हो,
अब वहां तो काम तो पता नहीं कितने लाखों लोग काम करें, लेकिन नाम तो अंबानी का हुआ। क्यों? क्योंकि इस चीज को लीड वो कर रहे हैं। नाम हमेशा लीडर का होता है। तो जो लोग कहते हैं भाई जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, और बड़ी हैरानी की और बड़ी विचित्र बात क्या है, ये ब्राह्मणों ने बनाई। अब ब्राह्मणों ने बनाई है तो कोई नाम नहीं है। किस ब्राह्मण ने बनाई? तो वो फिर लेके आते हैं मनु ने बनाई। डियर फ्रेंड्स, मनु ब्राह्मण थे ही नहीं। आप पूरा एनालाइज करना इतिहास को, मनु ब्राह्मण ही नहीं थे। इसके अलावा ये बताओ कौन से ब्राह्मण का नाम लेते हैं कि कश्यप ने बनाई, भारद्वाज ने बनाई, पांडे ने बनाई, द्विवेदी ने, त्रिवेदी ने, चतुर्वेदी ने, किसने बनाई? कोई नाम नहीं लेते, सिर्फ नाम लेते मनुवादी, यानी कि मनु ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ये झूठ इस देश में बहुत समय से बेचा जा रहा है। वो राजा थे, मीन्स अक्षत्रिय थे, ब्राह्मण वो थे ही नहीं। कितना बड़ा झूठ इस देश में कब से बेचा जा रहा है। ये जो सारा जो खेल हुआ जाति वाला, ये डियर फ्रेंड्स अंग्रेजों ने किया हमारे साथ। अंग्रेज 200-250 साल में ही हमारा पूरा का पूरा जो पिछला जो पैटर्न था वो सारे का सारा चेंज करके चले गए। टोटल चेंज कर दिया उन्हें, इतना भ्रम फैला दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज के जो ये कहते हैं हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्ध को मानते, एक्चुअली में ना ही तो वो बौद्ध को मानते, ना ही वो अम्बेडकर को मानते। किसी भी गांव का सर्वे कर लेना, 7,500 गांव में तो मैं खुद गया हूं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे घूमा फिरा नहीं हूं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, चाहे एक यो चंद्रशेखर रावण है जो समाज ने बिल्कुल तोड़न लग रहा है, बोला भीम आर्मी बना ली मैंने। भीम आर्मी बना ली। आर्मी का मतलब क्या होता है? सेना होता है। भीम आर्मी का गठन कर लिया, और उस भीम आर्मी के जो आर्मी में के जो सैनिक हैं, सोल्जर, फौजी भाषा में बोलूं सोल्जर, कोई तो 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल, कोई +2 फेल, और उनकी संख्या उस पूरी आर्मी में डियर फ्रेंड्स 90% है जो 8वीं 10वीं 12वीं फेल है। फिर उनको हम तो अम्बेडकरवादी। अरे तुम पे मैट्रिक पास को नहीं होने लग रही, भाषण दे हो तुम, इतिहास कौन सा बताने लग रहे हो। और किसी गांव का आप देख लेना, आप चाहिए वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जो ये कहते हैं ना आर्मी है, ये आर्मी में जो शामिल होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति 100 बार सोचता है। और आर्मी बनाना डियर फ्रेंड्स, वो बनने के बाद अब बहुत सारी ऐसी भी बन गई है, बोला सवर्ण आर्मी है। लड़ोगे किससे आप तो इसका मतलब आपस में ही लड़ रहे हो। अगर आप आपस में ही लड़ रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स
जब दो भाई आपस में ही लड़ेंगे, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, तो फायदा कौन उठाएगा? तीसरा आदमी। यही तो कारण है कि हम इतने सालों तक गुलाम रहे। नहीं, किसकी हिम्मत थी हमें गुलाम कर ले? लेकिन हम यहाँ पे उसमें लगे रहे, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से नीच है, इसका काम मेरे से कम है। अरे यहां तक देखा डियर फ्रेंड्स मैंने कि जैसे जो जॉब करते हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में, वो भी अपने आप को सैलरी के लेवल पे, आपकी कितनी सैलरी है, कोई कहते भाई मैं तो 60,000 ले हूं, एक व्यक्ति हो उसका भाई 30,000 लेना हो, तो 60 वाला अपने आप को ये मानेगा मैं सीनियर हूं, मैं इससे डबल पैसा कमाऊंगा। मैं इससे बड़ा हूं। हर फील्ड में ये चीज है। और आज का जो युग है डियर फ्रेंड्स, आज का जिस तरीके से पहले जो काम धंधे थे, वो सारे काम धंधे तो वो हैं जो पहले थे, लेकिन उनका रूप बदल गया। उनका पूर्ण तरीके से रूप बदल चुका है। चमड़े का काम पहले भी था, चमड़े का काम आज भी है, पशुओं का चमड़ा आज भी उतारा जाता है, चमड़े के जूते आज भी बनते हैं। लेकिन वो चमड़े के जूते कौन बनाता है? कपड़ा पहले भी बनता था, कपड़ा आज भी बनता है। पहले जो लोग कपड़ा बनाते थे उन्हें जुलाया बोला गया, और जिसको धानक समाज बोलते उसने भी कपड़े का काम किया है। आज कपड़ा कौन बनाता है? लेकिन कपड़ा तो आज भी बन रहा है, काम तो सारे हैं, लेकिन अब वो काम बहुत बड़े लेवल पे हो चुके हैं। उन कामों को लिबरलाइज कर दिया गया है। लोहे का काम तो आज भी होता है, लेकिन जो लोहार हैं वो आराम से बैठे हैं, उनका बेचारों का धंधा है खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया? पहले लोहे का काम था, गांव में लोहार होते थे, उनका अच्छा काम चलता था। आज उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम फैक्ट्रियों में होता है, मशीनों से होता है। और वो फैक्ट्रियां किसकी है? वो लोहारों की फैक्ट्री नहीं है। तो फिर हम इस जात को क्यों उठाए घूम रहे हैं, जब हमारे काम धंधे ही चेंज हो चुके हैं? और काम के आधार पे ही बताते हैं भी काम के आधार पे जाती थी, फिर क्यों चक्कर में पड़े हुए? सोने का काम सुनार का। भाई हमारे गांव की आन बान शान एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ चुके हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं एक्टर सुखबीर खोखा का। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। और एक्टर सुखबीर खोखा, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सभी पेजों के ऊपर कोलैबोरेट करें, जितनी भी आईडीज हैं वहाँ पे चलाएं। हालांकि पता है व्यूज तो नहीं आने, क्योंकि अच्छी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन सुनते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, जो शुभ चिंतक है। और बाकी लोग तो 15-15 सेकंड की रील देखते हैं और एंजॉय करते हैं। उनसे मेरा मन भी टूट गया।
तो जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं वे, जो अब मैं आता हूं कि जैसे जो मैंने लिखा है कि भारत को आज़ादी किस व्यक्ति ने दिलाई, किसी का नाम हम क्लियर नहीं लिख सकते। जाति किसने बनाई, हम क्लियरली नहीं लिख सकते किसने जातियां बनाई है। तो जिन क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर ही न हो, उसके बारे में हम फिर क्यों बहस करते हैं। टोटल गलत है हमारी बातें ये, कि जिन चीजों का हमें पता ही नहीं। अब जो अंबेडकरवादी हैं कहते हैं भाई हम तो अंबेडकर को मानते हैं। जो लोग अंबेडकर को नहीं मानते, अब ये तो है नहीं कि पूरी दुनिया अंबेडकर को मानेगी। ये एक अलग बात है कि पार्टियों ने वोट लेना है, हर पार्टी के बैनर पर बाबा साहब का फोटो मिलेगा क्योंकि वोट आकर्षित करने हैं। लेकिन फोटो लगाने का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान की इज्जत की जा रही है। उन्नीस से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो संसद भवन में नहीं थी। उन्नीस में तो कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 9 और 25 मतलब 33-34 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भारत के संसद भवन में नहीं थी। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने बैनर पे न लगाती। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि सारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभी लोगों ने इज्जत शुरू कर दी? नो, वो वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करते हैं कि हम भी बाबा साहब के हैं, हम भी बाबा साहब के, ताकि वोटों में बढ़ोतरी हो जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, मैं इस चीज को बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूं। ब्राह्मणों ने नहीं फैलाया। देखिए, कुछ गंदे लोग हो जाते हैं, उसमें पूरी कम्युनिटी को गाली बकना गलत है। और वो कुछ गंदे लोग वो हर कास्ट में है। आज जैसे झाड़ फूंक करते हैं, पूजा पाठ करते झाड़ फूंक, और जो अंधविश्वास फैला रहे हैं आज जो लोग, क्या उनमें सिर्फ ब्राह्मण है? क्या दूसरी कास्ट के लोग नहीं है? उसमें दूसरी कास्ट के लोग भी हैं जो कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम इलाज कर देंगे। वो जाति से ब्राह्मण नहीं है, दूसरी जातियों के, यार वो कर रहे हैं। तो जो बुरा है वो तो बुरा है, वो चाहे किसी भी कास्ट में है। उसके समर्थन में हमें नहीं आना चाहिए। हमें किसी कास्ट विशेष को गाली नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि हर कास्ट में अच्छे लोग हैं, हर कास्ट में बुरे लोग हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए, और जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। और गलत जिसे आप कहें वहां पे अपने ऊपर लेना चाहिए कि मुझे गलत लग रहा है। क्योंकि जो चीजें मुझे गलत लग रही है डियर फ्रेंड्स, वो मुझे गलत लग रही है, हो सकता है वही चीजें दूसरे व्यक्तियों को सही लग रही हो। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे जो चीज गलत लगती है वो सभी को गलत लगेगी। ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अब 800 करोड़ लोगों की एक विचारधारा नहीं हो सकती, और एक विचारधारा होगी तो साथियों ये देश, ये दुनिया चलेगी भी नहीं।
अगर सारे ही अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे तो भी दुनिया नहीं चलेगी, और सारे बुरे हो जाएंगे तो भी ये दुनिया किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती। दैट्स माई थॉट, ये मेरा विचार है। इस विचार से कितने सहमत होते हैं ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि आप इसी बात से सहमत हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें हमेशा थी और हमेशा रहेंगी, क्योंकि बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का महत्व नहीं है, और अच्छाई नहीं होगी तो फिर बुरे सारे हैं, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं। अगर दिन हो सिर्फ रात न हो तो दिन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं। रात है तभी दिन का महत्व है, दिन है तभी रात का महत्व है। ये चीजें जो नेचुरल हैं ये चलती रहेंगी, तो इनके चक्कर में पड़ के ज्यादा हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। और आज जिस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है, और सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई हमारी सभ्यता है। हमारी यह नहीं कि हमारी जो सभ्यता वो अरब कंट्रीज से में पनपी है, हमारे एक अच्छी सभ्यता है, और जो उस साइड से जो लोग आए अरब कंट्रीज से, डियर फ्रेंड्स, जैसे हिंदू और मुस्लिम की अगर मैं बात करूं, जैसे जो जिंदगी की जो पद्धति बनती है जीने की, वो जरूरत के हिसाब से बनती है। जिस चीज की हमें जरूरत है और वो चीज हमारे पास उपलब्ध है तो हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हिंदुओं में प्रथा है, व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, और जो अरब कंट्री से जो चीज निकल के आई, वहां पर जो व्यक्ति मर जाता है उसे दफनाया जाता है। ये जब चीजें शुरू हुई, उनकी डियर फ्रेंड्स दफनाना मजबूरी थी, क्योंकि रेगिस्तान के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जो जैसे कहते हैं ना कि ये टोपी पहनते, क्यों पहनते थे टोपी? मतलब जो सिर के ऊपर, क्योंकि वहां पे इतनी गर्म लूहें चलती थी, उससे बचने के लिए अपना सर ढकते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कल्चर में आ गई कि मुस्लिम है वो टोपी पहनेगा। अगर हम हमारे देश की भी अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स देखो, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ के लोग पगड़ी बांधते थे। धोती, पगड़ी, और महिलाओं का कैसा पहनावा होता था, ये सारा साइंटिफिक है, साइंटिफिक है ये पहनावे। जैसे घघरा होता है, उसे दामन बोल लो, घघरा बोल लो, कुछ बोलो। राजस्थान और हरियाणा में ये क्यों है? क्योंकि हरियाणा में भी डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं था, बालू रेत था। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा बहुत विकसित था, राजस्थान बहुत विकसित था, नहीं, यह भी रेत था, लेकिन इतना नहीं था।
जहां जितना वहां था। तो यहाँ पे जो कपड़े डिजाइन किए गए, भी लड़कियों के मतलब माता बहनों के लिए घघरा होता था, खुला होता था। वो क्यों होता था खुला? ताकि मतलब हवा लगती रहे। पुरुष भी धोती बांधते थे ताकि हवा लगती रहे शरीर को। और जो साधु संत होते थे उनका जो पहनावा था डियर फ्रेंड्स, वो क्या था कि बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, क्योंकि उन्हें तपस्या पे बैठना होता था। बिना सिले हुए तो मतलब आम जो व्यक्ति थे, आधे कपड़े तो उनके भी बिना सिले होते थे। जैसे अगर मैं साड़ी की बात करूं तो साड़ी की कौन सी सिलाई होती है, और धोती की कौन सी सिलाई होती है? वो वैसे ही लपेटते थे। और उधर जैसे आप ये साउथ की मूवी देखते होंगे, साउथ के लोग, साउथ में अगर आप न गए हो लेकिन हमने साउथ के लोग देखे, वो क्या करते हैं, लुंगी बांधते, सीधा लुंगी, सदर लपेटते। और हरियाणा राजस्थान में भी ऐसा था। तो ये सारा साइंटिफिक था, ताकि शरीर के जो अंग है उनके हवा लगती रहे। यहाँ की जलवायु है वो गर्म जलवायु है। यहाँ जलाने के लिए आदमी की डेथ हो जाती थी तो लकड़ी मिल जाती थी, तो यहाँ जलाने की परंपरा स्टार्ट होगी। उन्हें लकड़ी मिलती नहीं थी, यानी भटके तो हम भी हैं, इधर उधर, लेकिन वो हमसे ज्यादा भटके हैं। और वो भटकते भटकते ही इधर आए। और सबसे पहले कौन आया, आपने इतिहास पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण उसी ने किया था। सिंध प्रांत के ऊपर, वहां पर हिंदू राजा था दाहिर सेन, उसको वो हरा देते हैं, उसको जान से मार देते हैं। और तब से यहाँ पर देखा भाई यहाँ अच्छा माहौल है। सिंध आजकल पाकिस्तान में है भाई, यहाँ अच्छा माहौल है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर उन्होंने जजिया कर लागू किया। जजिया कर का मतलब ये था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर हमें कर दो। 5 प्रकार के लोगों के ऊपर कर नहीं लगाया उसने। 5 प्रकार के लोग कौन कौन थे? बच्चे, बूढ़े, औरतें, 3 विकलांग और ब्राह्मण। अब आप ये मत सोचना कि ब्राह्मणों के ऊपर कर उन्होंने क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही पढ़ी लिखी और गरीब जाति थी। ये लोग तो बनाते चुतिया, जो भाषण देते हैं स्टेजों के ऊपर कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किए, ब्राह्मणों ने ये किया। ब्राह्मणों का काम था पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, दक्षिणा लेना और दक्षिणा देना, ये काम होता था ब्राह्मणों का। वो किसी के तलवार चला कर देनी किसी के ऊपर। तो इसलिए जो मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने कहा भाई इनके ऊपर कर नहीं लगाएंगे, ये ज्ञान देते हैं और गुरु दक्षिणा में जो कुछ मिलता है ये उनका, उसी से अपना गुजारा करते हैं। और जो बाकी इनके पास बचता है तो ये भी दान कर देते हैं बचे हुए को। लेकिन उसके बाद जब 2-3 और आए, और फिर जब औरंगजेब का शासनकाल आया डियर फ्रेंड्स, उन्होंने 5 भी नहीं बख्शे। उन्होंने कहा चाहे छोटा हो, लुगाई हो, ब्राह्मण हो,
विकलांग हो कोई भी हो, सारा भले हो या मुसलमान बन जाओ, इस्लाम ने कबूल कर लो। और ये जो हमारे देश में जो मुस्लिम है डियर फ्रेंड्स, ये हमारे देश के हैं, ये हिंदू ही हैं। हाँ, कुछ मिलावट तो देखो होगी भाई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भारत आए हैं तो उनने यहाँ की लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप भी करे हैं, वो सब कुछ होया है, तो मिलावट तो होनी तय है। जिनमें मिलावट होगी उनमें कट्टरपन आ गया, और जो बची रहे, जो महिलाएं बची रही, वे अपना भाई उसे डीएनए में रहेगी। इसी प्रकार अंग्रेज आए डियर फ्रेंड्स, अंग्रेज आए तो अंग्रेजा ने भी यहाँ की महिलाओं के साथ संबंध बनाए है। ये कोई, मैं इसको कोई गणी मैनू को नहीं कहता कि यह तो बहुत गलत काम हुआ, नो। क्योंकि अपने देश के जो बाहर जा रहे हैं, विदेशा में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई स्विट्जरलैंड है, कोई कनाडा है, उनके भी ओर की महिलाओं के साथ गलत संबंध बन जाते हैं। मैं इसको इतना गलत नहीं मानना लग रहा कि उनने यो क्या कराया। वो बाहर आ रहे थे तो इस चीज की जरूरत सब ने है डियर फ्रेंड्स, इसमें किसी ने सब पुरुष बनने की जरूरत को नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इसमें ये तो होगा। तो अंग्रेज आए, वे अंग्रेजा ने भी ये काम करे हैं। वे आए, भारत आए, अरब कंट्रीज आए तो उनने भी करे, तो बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हुई है, तो मतलब उनकी औलाद भी फिर उरे घूमेगी, अंग्रेजा की औलाद भी उरे घूमेगी। क्यों उरे की महिलाएं गलत काम हो तो और कट जाऊंगी। और अगर आपने राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस, तो एक प्रश्न आया करता कि लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं, उसका आंसर होता था 545। भारत की लोकसभा की सीट 545। और चुनाव कितनी पर होता है? 543। तो 2 सीटों पर चुनाव नहीं होता था। तो 2 सीट किसके लिए थी? जो बिना चुनाव लड़े ही लोकसभा के अंदर बैठते थे, वो 2 आदमी कौन चुने जाते थे? उन्हें बोलते थे इंडियन एंग्लो। इंडियन एंग्लो मतलब 2 नाम जुड़ गए, इंडियन एंग्लो, यानी माँ तो इंडियन और बाबू एंग्लो अंग्रेज, उनको नाम दिया इंडियन एंग्लो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये शब्द आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। तो अब जो इंडियन एंग्लो है, जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेज बोले भाई हमारे तो औलाद भी हैं, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे की सरकार में भागीदारी को नहीं रहे हैं, कि वोट लोग इन देव को नहीं, क्योंकि वोट लोग देने जाति देख के, धर्म देख के, हमारा की संख्या थोड़ी, तो इनका क्या करोगे? तो 2 सीट उनके लिए डियर फ्रेंड्स रिजर्व थी, मतलब 2 हमें तार न लेवांगे, इनका अगेंस्ट कोई फार्म में अप्लाई को नहीं करा। ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। और डियर फ्रेंड्स वो चलता रहा, बाकी अब वो 2 सीट को नहीं, और नरेंद्र मोदी ने यह सौदा बंद कर दिया, मतलब चुनाव बिना इलेक्शन जीते उरे को नहीं आना, अंग्रेजा की औलाद हो किसी की हो। तो जो ये कट्टरपन आ रहा है ना, कुछ मुस्लिम लोगों में कट्टरपन है, वो डियर फ्रेंड्स उन्हीं की औलादे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे इसे हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों ने भाई गरीबी थी और कर देना पड़ा करता, तो उसके मारे भी नहीं सोचा है भाई कि बे मतलब सरकार ने पीछे देवांगे इसका अच्छा, राजा ने पीछे देवांगे इसका अच्छा पे इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस्लाम कबूल कर लिया हमने।
तो बहुत सारे वे डर के मारे कर गए। और जो ये 5 प्रकार के टैक्स औरंगजेब ने लगाए थे डियर फ्रेंड्स, ये जजिया कर 5 प्रकार के नहीं, सॉरी, पांचों को छोड़ा था मोहम्मद बिन कासिम ने भी, इन 5 प्रकार के लोगों से कर नहीं लेंगे। औरंगजेब ने फिर वो भी शुरू कर दिया, अब ना किसी ने को नहीं बख्शते, लेकिन अकबर ने वो माफ कर दिया, क्योंकि अकबर ने शादी करी थी डियर फ्रेंड्स जोधाबाई से। तो जोधाबाई ने कहा, समझाया भी जो आप इन पे कर ले हो धर्म के नाम पे वो गलत है। तो उसने वे डियर मैनू को नहीं कहता कि अकबर अच्छा राजा था, धर्म के नाम पे उसने बंद कर दिया, भी धर्म के नाम पे कोई जजिया कर नहीं देगा। लेकिन अकबर ने तो नुए बुलाना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह भी मैं ही हूं, अकबर भी, मतलब अकबर है नहीं, वही अल्लाह, उसका तो नारा ही बन गया। तो साथियों वे लेट हो गए यार, ये कुत्ते भूखने की, ये भी सारी रात ये काम रहेगा इनका। तो मिलता हूं मैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।